तीसरा है विलायक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो आपके पास जो अभिक्रिया आप करवा रहे हो उसमें जो अभिकारक अणु है अगर वो आयनिक है, ठीक है, जैसे NaCl हो गया Na+ और Cl-, तो जो अगर आप अभिकारक अणु जो ले रहे हो, अभिकारक अणु, ठीक है, अगर वो आयनिक है तो इसका वेग, इस अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में ज़्यादा होगा। तो जब भी ये टॉपिक नाम आता है तो आपने कभी सुन रखा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, मैं इस चीज़ से आपको थोड़ा सा जोड़ के बता रहा हूँ इसको। लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, ठीक है। अगर आप जो विलायक ले रहे हो, अगर जो विलायक ले रहे हो वो विलायक ध्रुवीय है, ध्रुवीय का मतलब क्या है, जैसे पानी देखो, पानी में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता में क्या है, अंतर है। किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो आंशिक रूप से ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक माइनस आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, आंशिक प्लस आ जाएगा। ध्यान से जब देखो आप तो यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं, पोल मतलब दो ध्रुव बन रहे हैं, एक धनात्मक पोल और एक ऋणात्मक पोल। तो दो पोल बन रहे हैं इसलिए डाई, और ये पोल, ये क्या बन गया, डाईपोल। डाईपोल को हिंदी में क्या कहते हो आप, द्विध्रुव। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब ध्रुव। ये दो ध्रुव बन गए। अब बताओ यहाँ पे जो चार्ज है उसमें सेपरेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, जो पानी है, ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। पानी जो विलायक हो गया वो कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, ठीक है। और जो अभिकारक अणु ले रहे हो आप आयनिक ले रहे हो, आयनिक का मतलब ये भी कैसे है, ध्रुवीय है। देखो दो पोल हैं, प्लस और माइनस, तो ये भी ध्रुवीय है। अगर आप ध्रुवीय अभिकारक को ध्रुवीय विलायक में डालते हो, ध्यान रखना, ध्रुवीय अभिकारक को ध्रुवीय विलायक में डालते हो तो उस अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ये भी ध्रुवीय, अभिकारक भी ध्रुवीय और विलायक भी क्या, ध्रुवीय। तो सेम सेम में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अभिकारक अध्रुवीय हो, अगर अभिकारक अध्रुवीय हो और विलायक भी कैसा हो, अध्रुवीय हो, तो वहां पे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। हाँ, अगर विलायक ध्रुवीय हो, विलायक ध्रुवीय हो और अभिकारक कैसा हो, अध्रुवीय हो, तो वहां पे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वे ध्रुवीय विलायक तो समझ गए होगे, जैसे पानी हो गया, एल्कोहल हो गया आपका ROH, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है, जिसकी वजह से एल्कोहल जो विलायक है वो भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। अब जो अध्रुवीय विलायक की बात करते हैं तो आपने पढ़ रखा होगा, नॉर्मल एक जन पढ़ रखा होगा, ये रहा, इसको कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, सामान्य हेक्सेन। अब बताओ क्या यहाँ पे इस प्रकार से चार्ज से प्रश्न आ सकता है क्या, किसी के ऊपर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में कोई खास फर्क नहीं होता, विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर होने के कारण यहाँ पे चार्ज सेपरेशन उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो यौगिक है n-हेक्सेन, ये कैसा होता है, अध्रुवीय, नॉन पोलर, कैसा होता है, अध्रुवीय, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, CCl4, ये भी कैसा होता है, अध्रुवीय। देखो भाई क्या होता है। अब ये जो तीन, इसमें 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड का जो द्विध्रुव गुण है वो इस टाइप से जाएगा, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा, और ऊपर वाले का ऊपर की तरफ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक चतुष्फल की संरचना है, और चतुष्फल की संरचना कैसी होती है,
इस टाइप से, 3 तो बॉन्ड नीचे होते हैं और एक बॉन्ड क्या होता है, बिल्कुल ऊपर होता है। तो ये 3 बॉन्ड हैं, एक ऐसे पिरामिड की तरह बने होते हैं, ये नीचे रखे होते हैं, चौथा बॉन्ड क्या होता है, ऊपर रखा होता है। तो देखो क्या होता है, इस बॉन्ड का जो द्विध्रुव गुण है वो नीचे गया, इसका आपकी तरफ गया, इसका इस तरफ गया। अब इन तीनों का जो परिणामी द्विध्रुव गुण है वो बिल्कुल सेंटर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, परिणामी द्विध्रुव गुण नीचे से जाएगा। और जो ऊपर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगा था उसका द्विध्रुव गुण ऊपर जा रहा है। तो देखो ये तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड ऊपर जा रहा है, और इन तीनों का जो परिणामी है, इन तीनों का जो परिणामी द्विध्रुव गुण है वो कहाँ जा रहा है, नीचे। अब देखो ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो म्यू है जिसको आप द्विध्रुव गुण कहते हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ध्रुवीय अभिक्रियाओं ध्रुवीय अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों, ध्रुवीय विलायक चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, पानी, एल्कोहल, और भी आपको याद है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ध्रुवीय अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में अधिक होता है, जबकि अध्रुवीय अध्रुवीय अभिक्रियाओं का वेग अध्रुवीय विलायकों में अधिक होता है। अगर उल्टा हो जाए तो कह सकते हो आप कि ध्रुवीय अभिक्रिया का वेग, अब अध्रुवीय विलायक यहाँ पे आया है तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। C6H14 जिसको आप हेक्सेन कहते हो, और CCl4, या फिर आपका जो बेंजीन है, ये सब विलायक कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक होते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्रुवीय अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी प्रकार से अध्रुवीय अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है, ठीक है। तो ये किसका प्रभाव हो गया, विलायक का प्रभाव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चौथा एक और देख लो यहाँ पे, ताप, और इसको लगा लेना आप इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो चलो देखो फिर बता देता हूँ। ताप जनरली आप याद रखना, जो ताप है वो समानुपाती होता है किसके, वेग के। ये कहा जाता है अगर आप ताप बढ़ाते हो, अगर आप ताप बढ़ाते हो तो जो अभिक्रिया का वेग है वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों, पहले तो इसका रीजन सुनो फिर इसको आगे और पढ़ते हैं। आपने देखा होगा अगर आप यहाँ खड़े हो और यहीं आग लग जाए, ठीक है, तो आपको गर्मी लगेगी, और गर्मी लगे तो आप क्या करोगे, दौड़ोगे। तो बस यही काम मॉलिक्यूल के साथ होता है। जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्या होता है, अगर आप ताप बढ़ाओगे, उनको गर्म करोगे तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप
रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करते हो, रिएक्शन मिश्रण को गर्म करते हो, तो जो अभिकारक जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो गति जल्दी करेंगे, गति जल्दी करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अणुओं की, कौन से अणुओं की, अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्या कहते हो गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी। जैसे पीछे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था वैसे ही काइनेटिक, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया वेग वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है भाई। अब देखो आगे इसी में और क्या क्या कमाल होते हैं ताप के। देखो भाई, वैज्ञानिकों ने ये कहा या फिर ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि अगर किसी अभिक्रिया का ताप आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हो, किसी सुनना, वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अगर किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है। और उसी चीज को कहा जाता है तापमान गुणांक। क्या कहा जाता है, तापमान गुणांक। तो आप हेडिंग नंबर 4 में थोड़ी सब हेडिंग डालोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान गुणांक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले तापमान गुणांक को समझाओ। तो तापमान गुणांक किसके अंदर पढ़ा जाता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। और कौन से कारक में, ताप में। ठीक है। तापमान गुणांक का मतलब, इसकी परिभाषा क्या है सुनो, मेरे साथ बोलते जाओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है भाई। देखो मैंने मान लिया कि माना जो प्रारंभिक ताप स्थिरांक है वो है आपके पास kT। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि t समय पे जो वेग स्थिरांक है वो। ठीक है। आप ये कह सकते हो, माना t समय पर वेग स्थिरांक क्या होगा, kT। तो दूसरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के बाद जो वेग स्थिरांक है वो क्या हो जाएगा, इस kT में कितना जोड़ देंगे, 10। तो kT प्लस 10। ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। kT प्लस 10 ओवर kT इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू
2 to 3 टाइम KT plus 10 upon KT is greater इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 to 3 टाइम। देखो भाई मैंने ये वाला सिंबल लगाया है लगभग बराबर, और ये आपको क्या होता है एक्यूरेट बराबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आपका आपने टर्म ली है ये वाली KT plus 10 और KT, यही आपकी क्या है तापमान गुणांक है। इसी को क्या कहा जाता है तापमान गुणांक। तो जब आपको तापमान गुणांक के बारे में पूछे तो ये परिभाषा लिख देना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और फिर नीचे ये वाली इक्वेशन आप लिख देना, आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभावित करने वाला कारक था, चौथा कारक अपने पास हो गया है। अब देखो पांचवा कारक, ये ऐसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे मैं आपको करवा दूंगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हम इसको मज़े ले लेके पढ़ेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से आप साथ साथ पढ़ते जाना। पांचवा, पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ठीक है, देखो हम बार बार ये कहते जा रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया से पूर्ण होती है वो कैसी होती है, अभिकारक अणुओं के बीच में क्या होती है आपस में टक्करें होती है, और टक्करें होंगी तो अभिकारक अणु कहाँ चले जाएंगे, उत्पाद में चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें होनी है तो कम जगह में टक्करें ज़्यादा होगी अच्छे से होगी, या फिर ज़्यादा जगह में टक्करें अच्छे से होगी। वेरी गुड, जब आपके पास जगह अधिक होगी तो टक्करें आसानी से होगी, और टक्करें जितने आसानी से होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठ सतही क्षेत्रफल होता है, ये समानुपाती होता है किसके, वेग के। देखो क्या होता है, पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए उतना ही ज़्यादा जगह मिलेगी, मतलब टक्करें वहाँ पे आसानी से होगी। टक्करें जितनी आसानी से होगी वो उतना जल्दी उत्पाद बनाएंगे, और जितना जल्दी उत्पाद बनाएंगे अभिक्रिया भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा हो। तो सीधी सीधी बात आप याद रखना कि पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल समानुपाती होता है किसके, वेग के। ठीक है, देखो अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, चौंक होती है अपनी, चौंक किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो एक तो पूरी सॉलिड चौंक है आपके पास, और एक आपने उसी चौंक को घिस के क्या बना लिया, उसका पाउडर बना लिया। तो बोलेगा कि कौन सी, अगर आप दोनों को रिएक्शन करवानी है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवानी है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। तो जिस चौंक को अपन ने घिस के उसका जो पाउडर बनाया है उस वाली का देखो सरफेस एरिया बढ़ गया। आपका जो चौंक थी वो तो सॉलिड थी, ठोस थी, उसका सरफेस एरिया कम है, उसने बिल्कुल कम जगह घेर रखी है। लेकिन आपने उसी चौंक का अगर पाउडर बना दिया तो वो पाउडर ज़्यादा जगह घेरेगा, और पाउडर ज़्यादा जगह घेरेगा तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो वेग होता है वो पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होता है, किससे, ठोस फॉर्म से। ठीक है, अगर आपको कहे कि आपके पास ठोस और पाउडर है तो किस में अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, पाउडर में। बस उसी ठोस का पाउडर होना चाहिए। ठीक है, पाउडर को निचूर्ण कहते हैं, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, या फिर देखो ये कहा जाता है कि अगर आपको ये तो लकड़ी को जलाओ या उसी लकड़ी का बुरादा लेके जलाओ, पहले कौन जलेगा, उसका बुरादा। क्यों, क्योंकि जो बुरादा है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी, वो आसानी से जल जाएगा।
ठीक है। तो सीधी सीधी बात याद रखोगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। कारण क्या दोगे कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, अभिकारक अणुओं को संगठ करने के लिए, मतलब टक्करें करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, जिसकी वजह से टक्करें आसान हो जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये थ्योरी के रूप में आप इसको लिख दोगे। छठा आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अंग्रेजों के लिए। उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो भाई, आप जानते हो अच्छे से उत्प्रेरक को, तो ये जो उत्प्रेरक होता है एक ऐसी स्पीसीज है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता, ना तो अभिकारक को चेंज करता है, ना उत्पाद को चेंज करता है, जैसे है वैसे ही रखता है। बस ये क्या करता है कि अभिकारक से उत्पाद में आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते को कम कर देता है। सुनना, फिर सुनना, उत्प्रेरक का काम क्या है कि अभिकारक से उत्पाद में आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते को ये घटा देता है, कम कर देता है। कहने का मतलब, अगर कोई अभिक्रिया पहले 10 मिनट में पूरी होने वाली थी, तो आप अगर वहाँ पे उत्प्रेरक का उपयोग करते हो तो वही अभिक्रिया 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो उत्प्रेरक का काम आपको समझ में आ गया होगा। क्या काम होता है, उत्प्रेरक का काम होता है कि जो अभिक्रिया का जो समय होता है, पूर्ण होने का समय, उसको घटा देता है। ठीक है, अभिक्रिया के भौतिक और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ये नहीं करता है। ये क्या करता है, अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय को क्या कर देता है, घटा देता है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय को घटा देता है। ठीक है, समय को घटा देगा तो क्या होगा बताओ। जो अभिक्रिया पहले 10 मिनट में पूरी हो रही थी, वही अभिक्रिया कितनी देर में पूरी हो रही है, 5 मिनट में। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो ये जो उत्प्रेरक हैं, इनका काम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। अब सुनना, एक बार आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये बढ़ाते कैसे हैं वेग को। ठीक है, तो देखो, आपके पास एक बड़ा सारा पहाड़ है, एक तरफ है हिंदुस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान। अब क्या करना है, आपको हिंदुस्तान से कहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है। आपको रहता होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुए, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाओगे, इधर से होके, इधर से होके, फिर इधर जाओगे, तो आपको ये पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप में से ही कोई मांझी निकल आए जो कहे नहीं भाई मैं तो इतना लंबा रास्ता नहीं तय करूँगा, मांझी का मतलब उत्प्रेरक, तो वो क्या करेगा, इसमें से सुरंग खोद लेगा पहाड़ में से। ठीक है, अगर उसने सुरंग खोद ली तो अब आपको ऊपर से थोड़ी जाना पड़ेगा, सुरंग में से चले जाओ। तो बताओ, सुरंग में से जाने में जो टाइम लग रहा है वो ऊपर से जाने में काफ़ी कम लग रहा है। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, पहले आप ऊपर से कितना लंबा चक्कर लगा के आ रहे थे, अब उत्प्रेरक ने क्या किया, आपके लिए सीधा सा रास्ता बना दिया। ध्यान रखना, जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के अभिक्रिया को नया पथ, न्यू पाथ, नया पथ उपलब्ध करवाते हैं। ये इनका काम होता है, अच्छे से याद रखना। जो उत्प्रेरक हैं वो अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, एक नया पथ उपलब्ध करवा देते हैं। पहले देखो आपको इधर से होकर जाना पड़ रहा था, बिल्कुल एक आपके लिए सुरंग बना दी गई तो आप सीधे जाओ। अब मुझे बताओ कि जो सुरंग बनाई गई है वो केवल हिंदुस्तान वालों के लिए बनी है या पाकिस्तान वालों के लिए भी? भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई इससे तो केवल हिंदुस्तान वाले जा सकते हैं। अगर बनी है तो उसका तो फायदा दोनों को मिलेगा, पाकिस्तान वाले तो इधर आ सकते हैं ना।
पहले पाकिस्तान वालों को इधर आना होता था तो वो क्या करते थे, देखो इतना लंबा चक्कर उनको लगा के आना पड़ता था। अब जब सुरंग बनी गई है तो उसकी सुविधा किसके लिए हो गई है, दोनों के लिए हो गई है। तो यही काम उत्प्रेरक का होता है। उत्प्रेरक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये जितना अभिकारकों का वेग बढ़ाता है उतना ही वेग किसका बढ़ाता है, उत्पादों का। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, इसके लिए दोनों बराबर हैं। जितना अभिकारक का वेग बढ़ाएगा उतना ही किसका बढ़ाएगा, उत्पाद का बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लेना कि अगर इस सुरंग से ये जा सकते हैं तो वो भी इधर आ सकते हैं। देखा जाता है कि अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब इतना समझ में आने के बाद में ये कहा जाता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे आप क्या लिखोगे कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, सुनना। ये कहा जाता है कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया का जो पाथ है, मैंने कहा था ना पहाड़ को पार करके आते हैं, तो अभिक्रिया का जो पाथ है उसको घटा देते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जो अभिक्रिया का पाथ का मतलब ये है कि सक्रिय ऊर्जा, अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो इनका काम क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। ये सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया का वेग, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। दूसरा है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा। ये सक्रिय ऊर्जा को तो बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम। अरे भाई जो पहाड़ की चोटी थी ये उसको ही बढ़ा रहे हैं, कोई सुरंग उरंग नहीं बना रहे, तो हमें अब उसको क्रॉस करके जाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनका काम क्या है, ये सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया का वेग घटा देते हैं। देखो जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रकाश, इसको आप क्या कह सकते हो, एच न्यू, फोटोन। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किससे, नॉर्मल अभिक्रियाओं की तुलना में बढ़ जाता है। अभिक्रियाओं का वेग सामान्य अभिक्रियाओं की तुलना में बढ़ जाता है। सामान्य अभिक्रिया का मतलब है ताप की उपस्थिति में। कैसे, देखो समझो, आपके पास एक अभिक्रिया थी, अभिकारक था ए,
आपने इस अभिक्रिया को ताप की उपस्थिति में, ये ताप ध्यान रखना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, ताप या फिर ऊष्मा करवाया, आपको मिला प्रोडक्ट। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा, एक अभिक्रिया थी, उसने आपने उसको प्रकाश की उपस्थिति में से पूर्ण करवाया। H का मतलब क्या होता है, प्रकाश, क्या मिला, प्रोडक्ट। ये समीकरण आपकी हो गई 2। ठीक है, जो वेग की अगर हम बात करते हैं, वेग की बात करते हो, तो समीकरण 2 का वेग समीकरण 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है सामान्यतः उनका वेग, सामान्य रूप से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है, सामान्य जो ताप की उपस्थिति में अभिक्रियाएं संपन्न होती है, उनकी तुलना में प्रकाश वाली अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे। 7 कारक अपन ने पढ़ लिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो मेन थे वो इतने ही हैं। आप दाब का प्रभाव पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि दाब का प्रभाव पहले बात तो किसके लिए पढ़ोगे, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए पढ़ोगे, और दूसरा कि आपको उसमें अभिकारक और उत्पाद अणुओं का पता होना चाहिए। ठीक है, कि साम्य किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उस आधार पे आप बता सकते हो कि अभिक्रिया का वेग कम होगा या ज़्यादा होगा। जिस तरफ दाब कम या ज़्यादा होगा उस हिसाब से आप बता सकते हो कि अभिक्रिया का वेग कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो वेग के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रासायनिक बल गति की क्या होती है। ठीक है, फिर वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद में हमने जाना कि जो वेग होता है वो क्या होता है। वेग को अच्छे से पढ़ा, वहाँ पे 1-2 न्यूमेरिकल किए। फिर वेग के प्रकार पढ़े। वेग कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला औसत वेग। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करे थे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से। एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समयांतराल में, फाइनाइट टाइम इंटरवल में जो आप वेग ज्ञात करते हो उसे क्या कहते हैं, औसत वेग। दूसरा क्या सा पढ़ा था अपन ने, तात्क्षणिक वेग, जिसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, उसके लिए क्या कहा था कि किसी भी क्षण पे आपको वो समय पूछ लेगा कि इस क्षण पे आप रेट बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि ऐसे वाले केस में जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी जो टाइम में चेंज है वो कितना होगा, 0, क्योंकि आपको 2 समय दिए ही नहीं गए, केवल 1 समय दिए गए, तो टाइम में चेंज कितना आएगा, 0। तो उस वाले केस में जो आपका औसत वेग था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग में। अगर आप औसत वेग जिसको आपने कहा था डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, उस समीकरण के नीचे ये लिमिट लगा दोगे कि डेल्टा टी है वो टेंड कर रहा है किसको, 0 को, तो वहाँ पे जो डेल्टा सी बटे डेल्टा टी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी सी बाई डी टी में, और इस वेग को क्या कर दोगे आप, तात्क्षणिक वेग। तीसरा का प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि प्रारंभ में जब समय जी टी बराबर 0 होता है, उस समय पे जो अभिक्रिया का वेग होगा उसी को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। अब देखो, जब समय 0 है इसका मतलब कोई अभिक्रिया ही नहीं हुई है, तो जब अभिक्रिया ही नहीं होगी तो काहे का वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग का मान हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। वहां पे आप कैसे लिखोगे, डी सी बाई डी टी, टी इज इक्वल टू 0 पे। यह किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रारंभिक वेग का। तो हमने ये वेग के 3 प्रकार पढ़े थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था वेग नियम। ठीक है, क्या कहा था, वेग नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने, सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। या सांद्रता की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, यही होता है कि जो इकाई सांद्रता होती है, इकाई जो सांद्रता होती है उसी को क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, या फिर इसी को आप सांद्रता कह दो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो देखो वेग की परिभाषा दोबारा से बता रहा हूँ। क्या कहा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उस अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो वेग होता है उसमें अगर अभिकारकों की सांद्रता को इकाई ले लिया जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर उनको 1 ले लिया जाता है तो आपका वेग किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर। के को क्या कहा था हमने, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो वेग बराबर के आ जाएगा। उसी समीकरण को क्या कहते हैं बताओ, वेरी गुड, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। मैंने आपको परिभाषा बनाना सिखाई थी। क्या कहा था,
अगर रासायनिक अभिक्रिया वेग में अभिकारकों की सांद्रता इकाई ले ली जाती है तो उस समय अभिक्रिया के वेग को क्या कहा जाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमने वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ी थी। और वेग स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला मैंने बताया था कि K बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस डेल्टा n इंटू सेकेंड इनवर्स। आपको केवल सीधा फॉर्मूला याद रखना है, मान रखते गए थे और अपन ने वहाँ पे सबकी इकाई कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। फिर हमारा जो टॉपिक आया था वो था वेग को प्रभावित करने वाले कारक। 7 कारक थे। सबसे पहला सांद्रता का प्रभाव, दूसरा अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा विलायक का प्रभाव, चौथा ताप, पांचवा पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल, छठवा उत्प्रेरक का प्रभाव, सातवां विकिरणों का प्रभाव, चाहो तो आठवां दाब का प्रभाव भी आप लिख सकते हो। नाम लिख के आ जाना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रिया की कोटि पढ़ने वाले हैं। तो उनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको, देखो आपने कभी अगर पढ़ी हो रासायनिक बलगति की तो इसमें प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि जो भी है, शून्य कोटि, उन सब